नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार की बटाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाई लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। इसकी दो विधियां थीं। एक, फसल तैयार होने के समय सरकारी अधिकारी कुल पैदावार का मूल्य निर्धारित करके करों को तय करते थे, और दूसरा, तैयार फसलों की माप तोल के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। दूसरी विधि को बटाई किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्ती व हासिल कहा गया है। सल्तनत काल में निम्न 3 प्रकार की बटाई विधि प्रचलन में थी। खेत बटाई, खड़ी फसल या बुआई के बाद ही खेत बांटकर निर्धारण करना। लंक बटाई, खेत काटने के बाद खलियान में लाए गए अनाज से भूसा निकाले बिना कृषक एवं सरकार के बीच बंटवारा हो जाता था। रास बटाई, खलियान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद सरकार हिस्से को निर्धारित किया जाता था। मुक्ताई, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण के लिए अनाज की आवश्यकता थी, इसलिए वह लगान के रूप में अनाज लेता था। मसाहत, भूमि की नाप जोख करने के उपरांत उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज लगान निश्चित किया जाता था। इस प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। गयासुद्दीन तुगलक के काल में खेतों की माप द्वारा निर्धारण करने की व्यवस्था को छोड़कर हुक्म ए हासिम को अपनाया गया। दिल्ली सुल्तानों में सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने ही कृषि को प्रोत्साहन देने के विचार से नहरें बनवाई तथा कई बाग लगवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः भूमि पैमाइश को लगान का आधार बनाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई सबसे महत्वपूर्ण नहरों में राजवाही और उलुग खानी प्रमुख थी। सल्तनत काल में राज्य की समस्त भूमि 4 वर्गों में विभक्त थी। खालसा भूमि, इस प्रकार की भूमि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। इस भूमि से कर वसूल करने के लिए राजस्व विभाग के पदाधिकारी चौधरी एवं मुकद्दम होते थे। प्रत्येक सिक में एक आमिल नाम का अधिकारी होता था जो कर वसूल कर सुल्तान को भेजा करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि में पर्याप्त वृद्धि हुई। इक्ता की भूमि देखभाल मुक्ति करते। इस भूमि से मुक्ति व वली लगान वसूल करते। लगान वसूल करने के बाद मुक्ति अपना खर्च अलग कर शेष धन को सरकारी खजाने में जमा कर देता था। छोटी इक्ता के प्रमुख को इक्तादार तथा बड़ी इक्ताओं के प्रमुख को मुक्ति या वली कहते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए मुक्ति या वली से अधिकार लेकर वली या खराज नामक अधिकारी को दे दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक इक्ताएं दान में दी गईं। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक के समय इक्ता प्रथा आनुवंशिक हो गई। बलबन ने इक्ता धारकों की देखरेख के लिए एक अन्य कदम उठाया। सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों पर अपने पुत्रों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और ख्वाजा के पद का सृजन किया। इस प्रकार बलबन ने प्रांतों में सीमित रूप से दैव शासन की व्यवस्था की। तीसरे प्रकार की भूमि सामंतों की भूमि। यह भूमि अधीनस्थ हिंदू सामंतों एवं राजाओं की भूमि थी जो प्रतिवर्ष एक निश्चित मात्रा में धन सरकारी कोष में जमा करते थे। इना वक्फ यह कर मुक्त भूमि होती थी जो विशेष लोगों को दान में दी जाती थी। भूमि को प्राप्त करने वाले का भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। सल्तनत काल में किसानों को उपज का 1/3 से लेकर 1/2 भाग तक राज्य को कर के रूप में देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि कर को 50% कर दिया था। अलाउद्दीन व मोहम्मद तुगलक ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान को निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने दान के रूप में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। उसने लगान को दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों एवं दोआब से अनाज के रूप में वसूल किया। फिरोज शाह तुगलक ने नवीन कर सिंचाई कर लगाया। तो दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के समय में जो लगान व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया। इसमें भूमि के प्रकार और बटाई के प्रकार के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।